हेलो एवरीवन नाजरीन। तो आज हमारा ये तीसरा व्लॉग है जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है गाइडेंस के हवाले से। जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश, जो डिफरेंट ममालिक से जर्मनी की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक गाइडेंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। जिसमें पिछली वीडियो में आपने देखा जॉब मार्केट के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया। तो आज की इस वीडियो में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वकास, ये ख़ुद इसी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान से इन्होंने बैचलर्स कंप्लीट करके फिर यहाँ पे मास्टर्स पे अप्लाई किया और यहाँ पे मास्टर्स पे ये अभी इस वक्त स्टडी कर रहे हैं कंट्रोल माइक्रो सिस्टम में। और यहाँ पे आने के बाद क्या मतलब चैलेंजेस फेस हुए वो हमने आपको पिछली वीडियो पे बताया, लेकिन इस वीडियो का ज़्यादातर फोकस होगा कि वो प्रोसेस क्या होता है। एक लेट्स से एक नया बंदा है जिसने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी, तो जर्मनी जाना है, तो वो सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। सो आप जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तुम्हें वकास का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। वकास का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से है। तो वकास ने मास्टर्स पाकिस्तान गिलगित से। पाकिस्तान गिलगित से बिल्कुल। गिलगित मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम बहुत पैट्रियोटिक हैं इस मामले में, ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड है। तो पाकिस्तान सर सैयद से की थी ना आपने अपनी डिग्री? कराची से। जी, कराची से सर सैयद से इन्होंने किस किस फील्ड में आपने बैचलर्स? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहाँ से बैचलर्स की, फिर आपने शायद जॉब भी की थी ना थोड़ी? हाँ, 1 साल जॉब की मैंने। अच्छा, 1 साल जॉब की, फिर 1 साल जॉब करने के बाद कैसे आपको ख़्याल आया? सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछूँगा कि आपने जर्मनी जाना है और उसके उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं सिर्फ मुझे मास्टर्स करना था और अच्छी अच्छी सिटी और अच्छी कंट्री से। हुँ, तो मैंने हुँ। सिर्फ जर्मनी टारगेट नहीं किया था, मैंने इटली भी टारगेट किए थे। मेरे पास 2 एडमिशन्स इटली के भी हैं, हुँ, हुँ। सपेंजिया रोम के भी, और एक पादवा, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा का। ये 2 एडमिशन्स थे मेरे पास। और क्योंकि इटली थोड़ा-सा लेंदी है, थोड़ा-सा लॉन्ग है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, तो फिर यूरोप की किसी भी सिटी को हिट करना है तो जर्मनी एज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी है जर्मनी की एज़ कम्पेरेटली। तो मैंने जर्मनी को टारगेट किया और दोनों इटली को भी किया। तो फिर ब्रेमेन से भी एडमिशन आ गया मेरा, और जर्मनी में भी मेरा 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, दोनों से एडमिशन आ गया था। एक ब्रेमेन से और एक स्ट्रासलैंड से। तो मैंने जर्मनी सही। चूज़ किया। ठीक, ठीक। चलें, अभी आपने जर्मनी चूज़ किया, आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी एक जो नया बंदा है पाकिस्तान में लेट्स से, वो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा है। तो सबसे पहले मुश्किल काम ये होता है कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया नहीं होता कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जर्मनी में इतना बड़ा मुल्क है, तो क्या उनके फ़ील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी वो कैसे ढूँढें, कहाँ जाएँ इंटरनेट पे कि वो एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ का सर्चिंग का प्रोसेस है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो आप बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हमें बताएँ कि यूनिवर्सिटीज़ आपने कैसे सर्च की थी जब आपने अप्लाई की थी? सबसे पहले तो आप अपने सीनियर्स को देखें, वो कहाँ-कहाँ हैं। अगर आप कोई भी नहीं है सीनियर्स, तो फिर सबसे पहले आप डाट डॉट डी ए, मतलब DAAD डॉट डी ए, जिसका लिंक डॉट हम, DE है, हाँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। दे तो देंगे। उस पे जाके अपनी जो आपने बैचलर्स की है वो फील्ड वहाँ टाइप करें, और फिर उससे रिलेटेड जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब आ जाएंगी आपके पास। और जर्मनी में वैसे विंटर और समर इनटेक होता है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा इनटेक ओपन है। तो फिर उसमें उस पोर्टल के अंदर, डाट पोर्टल के अंदर आपने अपनी कोई कंट्री मेंशन करनी होती है, कैटेगराइज़ कैसे, अपनी फील्ड मेंशन करनी होती है, फिर आप सर्च करते हैं, या वो प्रोसेस कैसे होता है यूनिवर्सिटी हाँ, सर्च? आपने अपनी फ़ील्ड मेंशन करनी होती है जिसमें आपने बैचलर किया और जिस पे आप मास्टर्स करना चाहें, और वहाँ मेंशन करें कि आपको मास्टर्स करना है, इंग्लिश में करना है, डोइच में करना है, उस हिसाब से। ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे जो सर्च इंजन में अपनी रेलेवेंट फील्ड डालेंगे, इन्फॉर्मेशन डाल के क्लिक हुँ, करेंगे, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास हाँ, आ सारी जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ की आ जाएँगी। फिर वहाँ से आप सर्च करेंगे। हाँ, वहाँ से जैसे कि मेरी इलेक्ट्रिकल थी, तो मैंने इलेक्ट्रिकल सर्च की तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आईं। बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रिकल से मैंने स्पेसिफ़िक चूज़ करनी थी, रिन्यूएबल्स की तरफ जाना था, तो मैंने रिन्यूएबल्स चूज़ की। हुँ, हुँ। फिर रिन्यूएबल्स की यूनिवर्सिटीज़ आ गईं। तो ऐसे ही अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको आईटी की तरफ जाना है, एम्बेडेड सिस्टम की तरफ जाना है, तो आपने वो, अब मास्टर्स आपके ऊपर है, अब जिसमें आपने मास्टर्स करना है, आप वो फ़ील्ड वहाँ लिखें और चूज़ करें उस हिसाब से। अच्छा, अच्छा। तो चलें, अब हम इस स्टेप तक पहुँच गए कि हमने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ओपन की, हमने ढूँढी यूनिवर्सिटी, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी भी मिल गई कि ये मेरे रेलेवेंट है।
तो अब ये रिक्वायरमेंट्स के हवाले से क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है रिक्वायरमेंट, आपको पता है, तो लेकिन एक जनरल आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअली बताएँ कि क्या बेसिक चीज़ें नेसेसिटी हैं बिफोर अप्लाइंग टू अ यूनिवर्सिटी? हाँ, मेरे हिसाब से हर कोई ईज़िली कर सकता है, कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कंसल्टेशन की तरफ जाना है, क्योंकि एक कंसल्टेशन मैं गया था एक के पास, मतलब मेरा प्रोसेस नहीं था, मेरे कज़न का प्रोसेस था, तो उसमें वो मुझे बोला कि 6 लाख रुपए दो, 6 लाख! 2,000 यूरो मुझे दो। हालाँकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन ए टू ज़ेड मौजूद है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है ना? तो ही सेड यू कैन गिव मी टू 2,000 यूरोज़ देन आई विल गेट यू द एडमिशन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। नाज़रीन, मैं भी आपको बताता चलूँ कि ये जो एजेंट्स के थ्रू आप एडमिशन्स पे अप्लाई करते हैं, इस एजेंट्स कुछ नहीं करता, वो भी वही काम करता है जो आप खुद कर सकते हैं, जो कि हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि आप सर्च इंजन में जाएँ, यूनिवर्सिटी सर्च करें, उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो आप पढ़ें और आपने जस्ट अप्लाई करना है। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं? अगर आपके पास लेट्स से बैचलर्स की डिग्री है, उसके अलावा आपको क्या-क्या चाहिए? फॉर जर्मनी आपके पास बैचलर की डिग्री है, आप उसको सबसे पहले एचएससी से वेरीफाई करवाएँ। हुँ, हुँ। तो कुछ कहते हैं मुफ़ा से भी करवाएँ, मैंने तो दोनों से करवाई थी, तो अच्छा, इन आपने सेफ साइड। एचईसी और मोफ़ा हाँ, दोनों इन से। सेफ साइड आप दोनों मोफ़ा से। कहते हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू भी आप अटेस्ट करवाते हुँ। हैं। कुछ लोग करते हैं लेकिन हाँ, और जर्मनी के लिए कुछ लोग नहीं करते, इटली के लिए करते हैं, मगर जर्मनी के लिए मैं बोलता हूँ कि सेफ साइड आप दोनों से करवा लें। हाँ, कोई मसला ही नहीं, आप करवा लें। हाँ, एचएससी और मुफ़ा दोनों से करवा लें, और इसके रिलेटेड चलें बहुत मैं सारी आपके वीडियोज़ पास बनी ये हैं। डिग्री है, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद फिर आपने मतलब यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, हुँ, हुँ। आपको पता चल गया कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना है। आप फिर उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देखें। हुँ, हुँ। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं B2। अब अच्छा, अकॉर्डिंग टू जर्मन B2 वो 6.5 आइल्स बैंड भी बनता है और 6 भी बनता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप फिर उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मगर जैसे कि फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है, हुँ, स्ट्रासलैंड यूनिवर्सिटी है, हुँ। ब्रेमेन यूनिवर्सिटी है, ये बगैर आइल्स के एडमिशन देती हैं। तो कैसे अच्छा, देती बगैर हैं? आइल्स के भी एडमिशन हो सकता है हाँ। जर्मनी के अंदर? बगैर आइल्स का एडमिशन ऐसे देती हैं कि आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन सारी इंग्लिश में हो, 16 ईयर की एजुकेशन। तो हुँ। उसके लिए आपने बस यूनिवर्सिटी, मतलब बैचलर की डिग्री आपकी इंग्लिश में हो, पूरी आपने इंग्लिश में पढ़ी हुई हो, तो आपने यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकलवाना है और उसको अटैच करना है। मेरे साथ मेरा दोस्त आया है, ब्रेमेन ही आया है, हुँ। विदाउट आइल्स आया है। तो अच्छा। मैंने एक सेफ साइड के लिए आइल्स कर तो लिया अगर था। आइल्स ना हो तो आप तो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट वो तो आप हुँ, यूनिवर्सिटी से निकलवाना होता है, क्योंकि मैंने हुँ, जब अप्लाई किया था मुझे भी यही कहा था कि अगर आपके पास आइल्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जो मैंने यूनिवर्सिटी में जाके एक लेटर दिया, मैंने कहा कि मुझे बैचलर्स इंग्लिश मीडियम में की है, मैंने मुझे वो प्रोफिशिएंसी लेटर दे दें, उस लेटर के थ्रू मैंने अप्लाई किया और मेरा टक हो गया। तो बट लेकिन एक टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे, टेक्निकल चीज़ ये है कि वीज़ा इंटरव्यू में कभी कभी वो आइल्स मांगते हैं, क्योंकि वो कुछ लोग उसके लिए कहते। नहीं, नहीं, उसके लिए आपने अपनी यूनिवर्सिटी को एक मेल करनी होती है कि हमें आइल्स एग्ज़म्पशन लेटर दे दें। तो अच्छा, अच्छा, फिर वो। यूनिवर्सिटी आपको दे देगी कि आइल्स एग्ज़म्पशन लेटर कि भई हमने इसको एडमिशन दे दिया, हमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आप वो एम्बेसी को दिखाते हैं, वीज़ा ऑफ़िसर को ये दिखाते हैं वो लेटर, तो वो आपसे अच्छा, तो कुछ नाज़रीन नहीं देखें, करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत से लोग जो मतलब पे नहीं कर सकते आइल्स की, ऑफ़ कोर्स 30-40 हज़ार फ़ी है नहीं, आजकल। नहीं, 80,000। 80,000 हो गई है, वाह! मेरे टाइम पे मैं 2019 पे चल रहा हूँ। तो अभी 80,000 फ़ीस है, तो कुछ लोग वो देख के ही बस कहते हैं कि यार आइल्स की फ़ीस हम नहीं दे सकते, तो लेट्स नॉट अप्लाई। तो आप खुद को मतलब एक गलत उसमें गाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद ही, कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं खुद अभी एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने आइल्स नहीं दिया। तो मैंने बस वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकलवाया यूनिवर्सिटी से, वो एक्सेप्ट हो गया। मगर आपके और दाद स्कॉलरशिप पे हाँ, है ना? वो दाद स्कॉलरशिप पे आया था, उसकी मैं अलग एक सीरीज़ में वो बताऊँगा, लेकिन उसमें भी ये है ना कि स्कॉलरशिप तो मिली थी, लेकिन मेरा वीज़ा इंटरव्यू में उन्होंने आइल्स नहीं माँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बताया था कि भाई इसको हम एडमिशन एग्ज़म्पशन दे रहे हैं। तो हाँ, अगर हुँ। आप यूनिवर्सिटी से वो आइल्स एग्ज़म्पशन लेटर निकलवा लें और आपने वीज़ा इंटरव्यू को दे दें, तो यू कैन ईज़िली स्किप आइल्स का जो स्टेप है। हाँ, ब्रेमेन में मेरे 2 दोस्त ही हैं, एक मेरा सीनियर है, हुँ, उसामा सफदर, वो हुँ, भी बगैर मतलब आइल्स के और ईज़िली उसका एडमिशन भी हो गया, और एक और मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही, उसकी सीजीपीए भी थोड़ी-सी लो है और वो भी बगैर आइल्स के। इवन के मतलब एक मेरे हिसाब से सेफ साइड के लोग आइल्स करते हैं, मगर हुँ। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इतने, तो यू शुड हुँ, नॉट लाइक कीप थिंकिंग अबाउट आइल्स, यू कैन जस्ट डायरेक्टली अप्लाई। तो अभी आपने एक बात की, उससे मेरा एक सवाल बनता है, सीजीपीए की आपने बात की। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा सीजीपीए कम है तो शायद हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप जनरली एक बताएँ क्राइटेरिया
जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का कि क्या किसी की जीपीए सीजीपीए मतलब 3.5 हो तभी एडमिशन मिलेगा, या एनीवन कैन गेट इट, और मिनिमम या मैक्सिमम या कोई एवरेज? मेरे जो दोस्त की सीजीपीए थी वो 2.98 थी, 2.98। तो उसको तो एडमिशन मिल गया। क्योंकि अब वो जर्मन ग्रेडिंग होती है, जर्मन में ग्रेड्स ऐसे होते हैं जितने कम हो, जैसे कि 1 हो तो मतलब 4 है। हम्म। और यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा उनकी मतलब आप वेबसाइट खोलेंगे तो लिखा होता है अंदर के मिनिमम जर्मन ग्रेड्स रिक्वायर्ड 2, 2.1 ऐसे ही होते हैं। तो मेरी तो 3.61 थी, अच्छा, तो मुझे एडमिशन्स मिल गया आप तो था। काफ़ी काबिल हैं लगते हो फिर। तो ठीक है, यानी 2.8 2.7 के हाँ, जीपीसी उनको भी जीपीए से भी आ सकते हैं मिल लोग। जाता है एडमिशन, मगर अब रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। अब मेरा दोस्त 3.3 पे भी उसको एडमिशन ना मिला ब्रेमेन में। ओके, ठीक अब है। उसकी किस्मत, अब क्या कह सकते हैं, मगर अब सब बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो अब सीजीपीए मेरे हिसाब से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैटर करती है। फिर वो लोग भी देखते हैं। आप अगर आपने अप्लाई करना है, आप जर्मन ग्रेडिंग में अपनी सीजीपीए कन्वर्ट करें और फिर आप अप्लाई करें। तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन आप चैट ठीक जीपीटी है, से करें या गूगल से। तो चलें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें यूनिवर्सिटी भी मिल गई। हमें अभी लेट्स से कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके हमने देखा कि एक यूनिवर्सिटी में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, और जो सीजीपीए वो भी मेरा उसके मुताबिक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ? नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि आपको एडमिशन मिल गया। नहीं, एडमिशन से पहले मैं लाइक सीजीपीए के साथ आप क्या मोटिवेशन लेटर भी सबमिट कराना होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में हाँ, एक ऑब्वियसली। यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है, वो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करती है। यूनी असिस्ट से करती है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ वीपीडी मांगती हैं। यूनी असिस्ट क्या है? यूनी असिस्ट में ये होता है कि वो वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वो आपकी एप्लीकेशन एवेल्यूएशन करके आगे फॉरवर्ड करेगी। अच्छा, सो ये एक थर्ड पार्टी है, हाँ, यूनिवर्सिटी थर्ड नहीं पार्टी है। है। सो इसको आप फ़ी भी होगी इसकी शायद। हाँ, इसकी मतलब मतलब जैसे कि पर इनटेक 75 यूरो है। अच्छा, 75 यूरो। सो आप इस यूनी असिस्ट प्लेटफॉर्म में अपने हाँ, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। पर वो इनटेक फिर 75 यूरो है। फिर उसके बाद सिर्फ जैसे कि आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया समर इनटेक में, आपने 75 यूरो पे कर दिए। फिर एक यूनिवर्सिटी के लिए, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपने फिर 25 यूरो पे करना है, फिर नेक्स्ट 25 यूरो अच्छा, पे। एक दफ़ा आपने 75 पे करने, उसके बाद सिर्फ 25 पर 25 इनटेक। फिर पर इनटेक। विंटर इनटेक में आपने दोबारा 75 पे करने हैं, फिर ऐसे ही। अच्छा, पर इनटेक 75 फिर 25 पर यूनिवर्सिटी हाँ, पे करने हैं। तो ये बेसिकली एक थर्ड बॉडी जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती हाँ, है, और और ये सेम एस। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। हाँ, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। सेम एस वीपीडी है। वीपीडी में ये होता है कि आपने यूनी असिस्ट को अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, हम्म। वो आपको वीपीडी वापस देगा। वीपीडी में ये होगा कि वो आपके ग्रेड्स को, आपकी डिग्री को वेरीफाई करके आपको एक डॉक्यूमेंट देगा। फिर वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, या तो यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करें या वीपीडी के थ्रू अप्लाई। नहीं, यूनी असिस्ट ही हमें वीपीडी देता है। अच्छा, यूनी असिस्ट आपको वीपीडी एक देता है, फिर डॉक्यूमेंट वो। देगा कि आपकी डिग्री की ये वैल्यू है, ये आपकी डिग्री की। अच्छा, तो फिर वो आप एप्लीकेशन पोर्टल में सबमिट हाँ, करा पोर्टल में देंगे। सबमिट करें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट होती है, जैसे कि ब्रेमेन में कोई हम्म। फीस नहीं है, ठीक है। आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो तो उसमें ब्रेमन यूनिवर्सिटी में ये यूनी असिस्ट वाला नहीं, थर्ड नहीं, ऐसा पार्टनर वाला। कुछ नहीं अच्छा, है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यूरोप के अंदर नाजरीन कि आपको एक थर्ड पार्टी को फ़ी सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता, तो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट भी एप्लीकेशन पोर्टल पे आप सबमिट करवा सकते हैं, उसकी फ़ी नहीं होगी। लिहाजा बी स्मार्ट व्हेन यू चूज़ द यूनिवर्सिटीज़। तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलें ठीक है, मोटिवेशन लेटर भी हो गया, सीजीपीए सब कुछ, यूनिवर्सिटी भी मिल गई, सारी चीज़ें हो गई। तो पोर्टल में अब मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाऊँगा। तो कितना हाँ, और टाइम? यूरोपास सीवी भी बनानी है आपने। यूरोप एग्जैक्टली, तो सीवी यूरोपास हाँ, एक फॉर्मेट यूरोपास है, एक उसके ऊपर फॉर्मेट है, उसमें बनानी है। बनाने की। ठीक है, मेरी सीवी बन गई। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस एडवांटेज होता है या क्या? जिसके पास एक्सपीरियंस हो, लेट्स से बैचलर्स के बाद 1.5 साल का, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस हाँ, मिलती है या? मुझे तो इसका आइडिया नहीं है खैर, मगर मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस था, मगर मैंने इतने सारे दोस्त देखे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, डायरेक्ट वो भी हाँ, आ गए मुझे हैं। लगता है एक्सपीरियंस मास्टर्स के लिए इतना ज़्यादा मैटर शायद ना करे, लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप्स के लिए, जैसा कि मेरे पास स्कॉलरशिप थी डार्ट की, तो हमारे वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 2 इयर्स ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस हम्म, आपके पास हो, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में अलग सीरीज़ में आपको स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड करूँगा। अभी हम सेल्फ फाइनेंस की उसमें बात करें। चलिए ठीक है, आपको लेट्स से एडमिशन भी मिल गया यूनिवर्सिटी में, आपने पोर्टल में वो डॉक्यूमेंट हाँ, मगर सबमिट ये करवाया। सारी वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी कोई गवर्नमेंट फीस। यूनिवर्सिटी इनकी, अच्छा, ये सेल्फ फाइनेंस का कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली अपने एक्सपेंसेस, जो आपने खाना खाना है, इधर आके आपने रेंट देना है, वो आपने खुद पे करना है। वो फिर हम आगे जाके बताएंगे कि आप खुद कैसे पे कर सकते हैं। तो
उसके लिए भी आपने एक अमाउंट सबमिट करानी होती है, ताकि पहले 6-7 महीने आपको उस अमाउंट जो आप अमाउंट बैंक में जमा करवाएंगे वहाँ से मंथली स्टाइपेंड आपको रिलीज़ होगी। तो बेसिकली ये ब्लॉक अकाउंट कहते हैं इसको। तो वो इसलिए होती है कि वो जर्मन गवर्नमेंट श्योर होना चाहती है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे स्टडीज़ पे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी भी नहीं होती इतनी, पर सेमेस्टर मेरे ख्याल से 300 यूरो फ्री होती है, हाँ, 300-400, वेरी उसमें करती है आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। टिकट भी होता है, सारा ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो ये मसला नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे आएंगे तो आपने रेंट देना है, यहाँ पे आएंगे तो आपने ग्रोसरीज के लिए देना है, तो उसके लिए एक अमाउंट प्रायर सबमिट करवानी होती है, वो 12 आपकी। मंथ की अमाउंट सबमिट होती है। हाँ, 12 12,000 मंथ्स की, हाँ, यूरोस। 12 महीने के लिए पर मंथ कितने कितने यूरो? 992 यूरो। सो 992 यूरो आपने पर मंथ से 12 महीनों के एक साथ जमा करवाने होते हैं। टोटल कितना होता है वो? 12,000 यूरो। 12,000 यूरो। सो ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। सो डोंट थिंक कि वो 12,000 यूरो जर्मन गवर्नमेंट आपसे उठाएगी और आपको वापस नहीं देगी, क्योंकि कुछ लोग यही समझते हैं ना कि हमने 12,000 देने नहीं, वो वीज़ा के हमारे लिए। बैंक में जाते हैं, वो हमारे हमारे ही होते हैं, हमारे बैंक में होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये कि वो सिर्फ ब्लॉक अकाउंट कहने का मकसद ये है कि वो ब्लॉक होते हैं और हर महीने आपको वो 992 यूरो मिलते हैं। हाँ, फिर आप यहाँ 992 पे अगर कोई यूरोस। और जॉब कर लें तो वो मंथली जो आपकी सैलरी वहाँ से रिलीज़ होती है, वो आप पाकिस्तान भेज सकते हैं। काफ़ी लोग इसी तरह कर रहे हैं। तो ठीक है, आप ब्लॉक अकाउंट बनाने का प्रोसेस एडमिशन एक्सेप्टेंस के बाद ही होगा ना? हम्म तो जैसे ही आपको एडमिशन ऑफर हुआ यूनिवर्सिटी से, तो हम्म। ठीक है, मैं वो एडमिशन लेटर भी के थ्रू ब्लॉक अकाउंट खुलवाऊंगा। हाँ, उसके थ्रू ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो और ब्लॉक उसमें फिर अकाउंट के लिए 12,000 यूरो मैंने डालने हैं। हाँ, ब्लॉक अकाउंट के लिए आपके पास डिफरेंट है, कोरिकल है, हम्म, एक्सपेट्रियो है, वो जो आपको सुटेबल लगा आप उसमें ओपन कर सकते हैं। मगर वो भी आपसे एडमिशन लेटर मांगते हैं ओपनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो फिर ये ब्लॉक अकाउंट वाला सारा सिस्टम हो हम्म जाए, फिर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे, राइट? नहीं, उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स, अब कराची पोर्टल हो या इस्लामाबाद पोर्टल, दोनों पोर्टल सेम हो गए हैं, तो आपने पोर्टल्स में सबमिट करना है ये डॉक्यूमेंट्स सारे। सो जैसे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स आपकी क्लियर हो जाए, एडमिशन लेटर, ब्लॉक अकाउंट, ये सारी चीज़ें हो जाए, तो आपने वीज़ा के लिए ऑनलाइन ही पोर्टल में अप्लाई करना है। ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट करना तो है। उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। हाँ, सबमिट करने के बाद आपने वेट करना है वीज़ा लिस्ट के लिए। और वीज़ा फाइल करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमारे पास मेरे लिस्ट पास है, हाँ, 15-16 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हाँ, बनी एक हुई है, तो लिस्ट हम है। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच करेंगे। उसमें आपके पास पासपोर्ट है, उसमें आपके पास ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन है, कंफर्मेशन है। एनरोलमेंट है। मगर उसमें यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स, जैसे वीज़ा ऑफिसर आपको बोलेगा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स उसी असेंडिंग ऑर्डर में देने हैं कि फर्स्ट में वो लगेगा, सेकंड में ये, थर्ड में हाँ, ये। ये जर्मन बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा होता है, लेट्स से कि फर्स्ट पे पासपोर्ट लिखा हुआ है, सेकंड पे ब्लॉक अकाउंट का वो कंफर्मेशन लेटर लिखा हुआ है, थर्ड में यूनिवर्सिटी एडमिशन है, तो आपने पहले, दूसरा, तीसरा इसी ऑर्डर में देना है, क्योंकि वो फिर इस चीज़ से बहुत ही अनोय हो जाते हैं कि आपने जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो बाकी सबसे रेस्ट लास्ट में फिर अदर डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएं, आपकी मर्जी, आप एक्सपीरियंस लेटर लगाएं, आप अपनी पे स्लिप लगाएं। ठीक है, तो चलें हम आप वो वीडियो में हम दे देंगे इसके बिल्कुल कुछ सेकंड। मैं अटैच कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट, जिस 15-16 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं, और बल्कि इस वीडियो के बीच में भी कुछ सेकंड्स का स्टॉप करके वो स्क्रीनशॉट लगा देंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा। तो ये है कि इसमें फिर ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गई मेरे पास, तो फिर अपॉइंटमेंट मिलने तक कितना आप ऑनलाइन अप्लाई करना है या क्या प्रोसेस होता है? हाँ, अब मेरे टाइम पे तो हमने अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से परचेस की थी। अच्छा, तो ये सीन भी होता है डेढ़ पाकिस्तान डेढ़ में? लाख रुपए ओह देकर। माय गॉड! सो उधर भी हमारे लोगों ने जुगाड़ निकाला है। हाँ, मगर इस अब तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करके वेट करें। अच्छा, सबमिट करके आपने बस वेट करना है। वेट करना, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपके कोई सही नहीं है, तो कुछ उसमें मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ है, तो वो आपको करेक्शन में भेज देंगे, और करेक्शन फिर आपने दोबारा करनी है। अच्छा, फिर करेक्शन करने के बाद जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगी तो वो वो आपको आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। अपॉइंटमेंट देंगे। तो ये कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना और अपॉइंटमेंट मिलने तक? इस्लामाबाद में तो मेरा फ्रेंड लास्ट 1 ईयर से वेटिंग पर है। अच्छा, 1 ईयर से वेटिंग पे है। या तो अभी इसमें 7-8 मंथ्स या 7-8 9 मंथ्स। मंथ्स पे वेटिंग पे है। मगर कराची में अभी नया आया है, तो कराची में चलें, अभी अभी इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि एक स्टूडेंट के पास लेट्स से समर इनटेक के लिए एडमिशन लेटर है। उसने वीज़ा के लिए जमा करवाया, लेकिन समर तो उसका गुज़र गया वीज़ा प्रोसेसिंग में। अब तो विंटर आ गया। तो क्या ये यूनिवर्सिटी उसको समर वाले एडमिशन को विंटर में इनटेक में उसको रखेगी, या और फिर वीज़ा वाले क्या कहेंगे उसको कि नया अपना लेटर ले आओ जो कि ये कहे कि हम आपको एक्सटेंड ये करके ये भी विंटर में मेरे दें? दोस्त के साथ हुआ है, तो उसको एडमिशन मिल गया था समर इनटेक का। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप हुँ, एनरोलमेंट करवा के पैसे देते हो तो एक्सटेंशन देती है, हुँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बगैर एनरोलमेंट के भी एक्सटेंशन दे देती है। अब अच्छा, अच्छा। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो आपने बेसिकली फ़ी देनी है थोड़ी-सी हाँ, एनरोलमेंट? यूनिवर्सिटी वेरी करता है वो, क्योंकि स्टालसन जो यूनिवर्सिटी थी वो मुझे एक्सटेंशन नहीं दे रही थी। अच्छा, अच्छा। तो मगर फिर ऐसे ही मेरा दोस्त आरपीटीयू में उसका एडमिशन हो गया, पिछले समर में हुआ था। हुँ। समर में, हाँ, पिछले हुआ था। तो उसको
अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो उसने उसको एक्सटेंशन करवा लिया, हम्म। दोबारा विंटर में लेके आ गया। तो अब उसकी अपॉइंटमेंट मतलब उसको अपॉइंटमेंट सेम मिल गई, मगर कराची में या इस्लामाबाद में ये सिस्टम हो गया है कि अगर आपने पिछले समर से आप में जिस जिस डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए हैं, जिस हम्म। यूनिवर्सिटी के लिए आपने अपलोड किए हुए हैं, और आपका एडमिशन मतलब जैसे आपका अपॉइंटमेंट आती है, आपने समर में अपलोड किया, आपका अपॉइंटमेंट आती है विंटर में, हम्म। तो आपने विंटर में भी वही प्रीवियस यूनिवर्सिटी का वो चाहिए, आपको एडमिशन अच्छा। चाहिए, आप नया जमा नहीं करवा सकते। ये हम्म। वैसी नई पॉलिसी दी है। अच्छा, अब बेसिकली आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए अपॉइंटमेंट ली है उसी यूनिवर्सिटी का एक नया एडमिशन लेटर लाना है कि वही, अगर वही विंटर यूनिवर्सिटी। में तो वही लाना है, उसी के लिए एडमिशन लाना है, हाँ, आप फिर नया आप किसी एक्सेप्ट नहीं दूसरी करेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाया था, आपने हो सकता है ब्रेमन का जमा करवाया है, तो आपको फिर वो कहेंगे कि नहीं ब्रेमन से ही आप लेके आओ। ये तो मतलब अगर जैसे कि ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, मगर बिल्कुल अब बिल्कुल, ये बेसिकली मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा था व्हाई दे आर सेइंग हम्म, दिस, बट प्रिंसिपली देखा जाए तो एडमिशन लेटर है ना, आपने बस हम्म। जमा करवाना है, लेकिन मगर एक बार आपने एनरोलमेंट करवा ली, जैसे हम्म। कि ब्रेमेन में एक बार एनरोलमेंट करवा ली, तो जैसे आपने फीस दे दी अपनी सेमेस्टर हम्म। की, तो आपका एडमिशन आ गया, तो वो आपको एक्सटेंशन दे, 2 सेमेस्टर तक भी एक्सटेंशन देगी। आप बस आप यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराएं, अच्छा, आप बस एक आप साल वो बाद भी आएँ। फीस जमा करवा के साल बाद भी आए, कोई मसला नहीं, हाँ, और फीस भी वैसे इतनी नहीं है, 250-300 यूरो है। हाँ, हमारी तो थोड़ी सी 400-25 हो गई 400, है। हाँ ठीक है। तो इसमें फिर ये प्रायरली आपको पता चलता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सटेंशन देती है विंटर सेमेस्टर के लिए, कौन सी नहीं देती है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग रिस्क पे होंगे अगर वीज़ा प्रोसेस लंबा है आप पाकिस्तान। मेल करके पूछ लें, ये हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है कि वो मेल देखें और जवाब ना दें। यहाँ एग्जैक्टली। पे आप मेल करेंगे तो ये आपको जवाब देने के मतलब लीगली ये मतलब हैं कि बाइंडिंग है। हैं, बाइंड है कि आपको जवाब दें, हर हाल में जवाब देंगे। ठीक है, चलें फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जितने भी लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने सेल्फ बेस पे, तो आप एटलीस्ट ये कंफर्मेशन ले लें कि पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 1 ईयर का एटलीस्ट है, ये अपने माइंड में रखें, और फिर उस यूनिवर्सिटी को एक ईमेल करके कम्युनिकेट कर दें कि वीज़ा प्रोसेस में साल लगता है, अगर हमारा एडमिशन हो जाता है कैन वी एक्सटेंड इट टू द नेक्स्ट इनटेक हाँ, मगर वो विंटर और डिपेंड करता समर। है, कराची से थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है, इस्लामाबाद नहीं, से फिर भी टू थोड़ा-सा। बी ऑन द सेफ साइड जस्ट आस्क द यूनिवर्सिटी, ईमेल कर दें कि अगर वो 1 कहते साल हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, यूनिवर्सिटी को बोलें कि हमें एक्सटेंशन या चाहिए थोड़ी-सी। एक्सटेंशन अगर पॉसिबल है विंटर से समर या समर से विंटर, तो आप बेसिकली सेफ साइड पे होंगे, कहने हुँ, का मकसद कि अगर जब वो अपॉइंटमेंट आएगी तो कोई मसला ना बने। ठीक है, तो अभी वीज़ा प्रोसेस की तो हमने बात की, डॉक्यूमेंटेशन की मैं लिस्ट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हुँ। तो ये सारा हो गया। अब इंटरव्यू, वीज़ा इंटरव्यू की कॉल आती है लेट्स से आपको कि आपका फलाने दिन इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू के बारे में बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है, एक दूसरा क्या चीज़ें आपने ख्याल रखनी है उस इंटरव्यू के लिए, और चौथी के डॉक्यूमेंटेशन तो वही जो लिस्ट में है वही हुँ। मेंशन होगी। तो क्या आप आपका इंटरव्यू कैसा था, पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रा बताएं ऑडियंस को। हाँ, वीज़ा इंटरव्यू तो मेरा अच्छा था, कराची में था, अच्छा। और वीज़ा ऑफ़िसर बहुत बहुत डिपेंड करते हैं वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर। अच्छा। तो अब ये आपके ऊपर है, वैसे आप फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएँ तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि वो लोग भी फॉर्मली में होते हैं, फॉर्मल अच्छा। ड्रेसिंग में, तो मैं भी फॉर्मल में ही गया था। ठीक है। तो मैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था, रमज़ान का टाइम था, तो मैं सुबह-सुबह गया, मैं अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहा, तो सामने काउंटर नंबर 4 में जो बंदा था वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट था, मतलब स्ट्रिक्ट ऐसे कि वो थोड़ा-सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा था बंदों से। तो उस हम्म। एक बंदा नैनो टेक्नोलॉजी में उसने अप्लाई किया था, उसकी अच्छा। 2.9 सीजीपीए थी, और उसको पहले भी रिजेक्शन दी थी उन लोगों ने, तो किसी सही। कंसल्टेंट के थ्रू उसने अप्लाई किया था। तो उससे उसने, जब उसकी बारी आई तो वो 4 में गया, उसने उससे क्वेश्चंस किए, सिंपल क्वेश्चंस किए, जैसे कि रेक्टिफायर क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद उसने बोला ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब वो अच्छा, ये नैनोटेक, अब स्टडीज से भी क्वेश्चंस करते हैं। अब वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है ना, अब इतना हाँ। ईज़ी क्वेश्चन रेक्टिफायर क्या होता है, उसने उसका जवाब नहीं दे पा रहा। अच्छा, हाँ बेसिकली ये इस। और उसने बोला तुम मास्टर्स करने जा रहे हो नैनो टेक्नोलॉजी में, और उसके बिल्कुल। बाद इट्स और तुम्हें ये नहीं एम्बैरेसिंग। पता कि रेक्टिफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। तो उसने कहा कि फिर अपना एक्सपीरियंस, फिर उसी वीज़ा ऑफ काउंटर नंबर 4 पे उसने उससे एक और क्वेश्चन किया कि आपने एक्सपीरियंस आपका है, तो मैं कैसे इसको, प्रूफ़ कहाँ है? आपने पे स्लिप ऐड की हैं? उसने वो भी ऐड नहीं की थी। हालाँकि उसका कंसल्टेंट उसके साथ बाहर खड़ा हुआ था, अच्छा, वो मैंने देखा था। कंसल्टेंट के थ्रू आया था फिर भी उसको ये मसला हो तो रहा था। उसने फिर यही कहा, वीज़ा ऑफ़िसर काउंटर नंबर 4 वाले ने कहा मैंने आपको पहले भी रिजेक्ट किया है। हम्म। वो थोड़ा-सा सूखा सा पतला सा लड़का है। हम्म। उसने कहा मैंने आपको पहले भी रिजेक्ट किया, मैं अभी भी आपको रिजेक्ट करना नहीं चाहता। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप मुझे हम्म। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ। ठीक है। वो जैसे कि पे स्लिप, तो फिर वो वापस चला गया। फिर मेरा काउंटर नंबर 2 पे था, अब मैं थोड़ा डरा-डरा हुआ था। मैं वहाँ गया, तो उसने मुझसे क्वेश्चंस किए,
फादर क्या करते हैं, मैंने बता दिया। फिर उसने कहा कि बैचलर कहाँ से, मैंने बोला ये है। फिर उसने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का इंटरव्यू होगा मेरा। फिर उसने कहा व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर जर्मनी। हम्म। फिर मैंने कहा माय मोटिवेशन इज़ टू मनी। मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था ना। उसने उसने सिर्फ यही एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपकी हम्म। मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। मैंने बोला फ्री एजुकेशन। हम्म। फ्री एजुकेशन सबसे सबसे बड़ा, हम यही कहते हैं कि हमें जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। बिल्कुल। फिर उसने कहा व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। मैं मतलब मैंने यही कहा कि फ्री एजुकेशन, और अच्छा। यही चीज़ के द यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके, द यूनिवर्सिटीज़ इन द ऑस्ट्रेलिया, दे हैव द लॉट ऑफ फीस, एंड इन जर्मनी दे डोंट चार्ज एनी फीस टू द स्टूडेंट्स एंड इट्स गुड। तो उसने कहा नहीं, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। फिर उसने उर्दू में मुझे कहा। अच्छा, उर्दू भी। अच्छा, पाकिस्तानी था वो हाँ, वो वीज़ा सारे ऑफिसर। पाकिस्तानी थे। मोटिवेशन में आपने यही बताया तो कहेगा ना वो कि तो मैं फिर उसने मुफ्त है, मुझसे मैं मुफ्ता उड़ाने जा रहा तीसरी हूँ। बार उसने मुझसे कहा, तीसरी बार उर्दू में कहा अ, कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों जाना चाहते हो जर्मनी में। फिर मैंने कहा आई वांट टू गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज। आई हुँ, आई हैव लर्न हियर 48 कोर्सेज हुँ। एंड आई डिडंट गेट एनी स्किल, बट आई हैव नॉलेज, बट आई डिडंट गेट एनी स्किल, दो आई अच्छा। वांट टू गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। सो इसने कहा ओह यस यस ओके ओके, बस उसने ये कहा। थोड़ा अच्छा, सा हेल्दी मतलब है वो, वहाँ मुझे लगता है ना, ग्लासेस वाला लड़का होगा, थोड़ा सा हेल्दी होगा। मेरे एक्सपीरियंस में ये है ना कि मसले वीज़ा के ये भी हुए हैं कि लोग मतलब स्टडी के नाम से इधर आके ना और जॉब्स करके, स्टडी नहीं नहीं, करके। मगर मेरे हिसाब से नहीं, वो टेस्ट करना चाहते हैं ना बेसिकली कि बंदे को सिर्फ नो हाउ है तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन पूछ ली है नहीं, कि वो उसने मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मे किया। बी दे वर डाउटिंग ना कि अगर वाकई आप स्टडी के घर से जा रहे हैं या मगर नहीं उसने जा रहे मेरी हैं। फाइल हाथ में ली हाँ, हाँ। और उसने ये कहा और यूं मोड़ दिया। मैंने बोला सर कैन यू प्लीज चेक एनी डॉक्यूमेंट इज मिसिंग। उसने कहा नो नो इट्स ऑल गुड। देन फिर मैं उससे कंटिन्यूसली 2 बार पूछता गया सर आप चेक कर लें डॉक्यूमेंट्स। उसने कहा नहीं अच्छा, सब ठीक है। मगर ये भी है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपका पूरा वीज़ा डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। ठीक, ठीक, सही क्योंकि है। आपकी CGPA फिर अच्छी है, वर्क आपका लेटर ऑफ एक्सपीरियंस है मोटिवेशन, तो और वर्क अच्छा। एक्सपीरियंस भी है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा बना हुआ है, जो एम्बेसी के लिए दूसरा लिखते हैं हम लोग। तो ठीक है। ये डिपेंड करता है। मेरा दोस्त का ही सेम इंटरव्यू हुआ था, उसकी CGPA 3.8 समथिंग थी। अच्छा, तो उससे उससे साफ-साफ उसने काउंटर नंबर 4 वाले बंदे ने यही कहा कि यू हैव गुड CGPA, अच्छा, बस तो यानी इसका योर चांसेस इज़ 99%, उसने ये कहा कहने का उसने। मकसद है कि सीजीपीए वीज़ा इंटरव्यू में बड़ा मैटर करता है। हाँ, अगर आप मैटर बहुत करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि कि मेरे उस दोस्त को हुँ, उसके थोड़ा-सा इश्यूज़ थे बीच में, उसको मतलब जैसे कि उसकी टेम्परेरी एड्रेस हुँ, पंजाब का था, तो अच्छा, ऐसा कुछ था, तो उसको मतलब उसको अपॉइंटमेंट से निकाल दिया। फिर हुँ। थोड़ी स्ट्रगल की, उसको वापस कराची से अपॉइंटमेंट मिल गई। ठीक है, चलें बेसिकली तो ये वीज़ा प्रिपरेशन के हवाले से हम एक और भी सीरीज़ करेंगे जिसमें हम एक्सटेंसिवली मोटिवेशन लेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि मोटिवेशन हुँ, लेटर तो आपने एक यूनिवर्सिटी के लिए लिखना है, एक मोटिवेशनल लेटर आपने वीज़ा ऑफिसर के लिए लिखना है। हुँ, तो इन 2 मोटिवेशंस में क्या डिफ़रेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम जाके बाद में एक दूसरे व्लॉग में मोटिवेशन लेटर को फ़ोकस करके, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ टॉपिक के अंदर, तो ये बहुत फिर हम लंबा नहीं लेके जाना चाह रहे आज। तो आज के लिए तो हमने सोचा था कि वीज़ा प्रोसेस तक हम बात करेंगे। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है तो लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितना टाइम लगता है इंटरव्यू और वीज़ा आने तक? मेरे टाइम में तो वो 1 मंथ का अच्छा, टाइम देते 1 हैं, महीने मगर में। अब आपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही पोर्टल में अपलोड कर देते हैं, तो फिर कुछ-कुछ का 2 दिन में भी आ गया, कुछ का 1 वीक में भी आ गया वीज़ा। अच्छा, सो इट डिफर्स। हाँ, अब प्रोसेस फास्ट है तो थोड़ा-सा। जैसे ही मगर आप कराची में क्या पता 1 मंथ हो, मगर इस्लामाबाद में हुँ, मैंने सुना है कि 2 दिन में वीज़ा मिला है। चलें ठीक है, और जब वीज़ा आपको मिल जाता है तो सो यू आर गुड टू गो। या आप देन आपने बस फ्लाइट बुक करनी है, और हाँ, ये अगर जो फ्लाइट बुक करेंगे वो ब्लॉक अकाउंट से होगी या अपने पैसों से करनी है? नहीं, नहीं अपने पैसों से करनी है। अच्छा, तो वो ब्लॉक अकाउंट ये जब यहाँ पे आएँगे तो फिर आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे खुलवाना हाँ, होगा ना उस उसके लिए? इसका इसकी वो बड़ी लंबी इसकी। हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी बहस है कि ब्लॉक अकाउंट जो होता है, जो आप 12,000 यूरो वीज़ा के लिए जमा करवाते हैं, वो आपको जर्मनी में कैसे मिलेंगे और हुँ, किस अकाउंट में आएँगे? तो इसके बारे में हुँ, हम ब्लॉक अकाउंट को फ़ोकस करके एक छोटा-सा एक सीरीज़ करेंगे। हाँ, तो आप उम्मीद है आप लोगों को ये वाला जो इनिशियल जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वकास ने आप लोगों को दी पसंद आई होगी। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में आप अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं
related to what we guys talked about, you can easily write in the comments below in the section. उसके साथ डिस्क्रिप्शन में हम वो सारी डिटेल्स जो हमने बात की हैं, फॉर्म, अच्छा चेक लिस्ट वगैरह, वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। उस चेकलिस्ट के एक कंसल्टेंट मुझसे 20,000 रुपये मांग रहा था। अच्छा, देखें बोला था, ये मैं आपकी वीज़ा फाइल एक प्रॉपर कर दूँ, तो 20,000 रुपये दे कंसल्टेंट्स दो। जो होते हैं वो इस छोटी छोटी चीज़ों के बहुत हैवी अमाउंट लेते हैं। वो जो लिस्ट इन्होंने मुझे अभी दिखाई थी कि ये 14 चीज़ों की लिस्ट है, तो इन्होंने मुझे साथ में ये भी बताया था कि कंसल्टेंट ने मुझे इस लिस्ट को समझाने आपके के लिए डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मैं आपसे 20,000 20,000 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा है कि लोग कहते हैं कि कंसल्टेंट्स के थ्रू हम अप्लाई करें। तो बेसिकली अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हैं, आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपको इतनी तो सेंस होगी कि आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पढ़ सकते हैं, थोड़ी रिसर्च करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर है कि हर चीज़ हमें प्लेट में ला के दें तो हाँ, हम हम एक और करेंगे। वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं, और जैसे एग्जैक्टली कि अगर एनआईसी प्रिंट करवाना है, A4 में प्रिंट करवाना है, A4 में कैसे प्रिंट करवाना है, तो मेरे पास अपनी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो है, हम उसको थोड़ा ब्लर करके आपको सब शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखें ये प्रोसेस पूरा मतलब थोड़ा मेरी सा फाइल जो है आपको शो कर सकते आपने हैं। मेहनत करनी है, थोड़ी सी आपने एफर्ट लगानी है। ये नहीं होगा कि आप बस किसी एजेंट को 3 लाख रुपए थमा दे और उसे कि मेरा एडमिशन करवाएं, तो फिर आपको वीज़ा इंटरव्यू में जाके वही इश्यूज होते हैं जो अभी वकास ने बताया कि जो बंदा एजेंट के साथ आया था, ही कुड नॉट इवन आंसर द सिंपल क्वेश्चंस देयर। तो हाँ, उसके लेटर ऑफ मोटिवेशन से उसने क्वेश्चंस किए उससे बंदे से। so that tells a lot. Thank you so much Waqas for your time and valuable comments. तो इंशाल्लाह फिर जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में दें। तो नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें हम ज़्यादातर ब्लॉग अकाउंट को फोकस करेंगे, मोटिवेशन लेटर को फोकस करेंगे, और ये एक सीरीज़ होगी। तो लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जैसे ही हम एक वीडियो अपलोड करें। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। and see you next time maybe. See you.